गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रियल कॉमर्स हब। हाँ, कल तक हम लोगों ने अकाउंटिंग की प्रोसीजर पढ़ ली थी। आज हम लोग देखते हैं कि अकाउंटिंग प्रोसीजर में जो हमारे अकाउंटिंग में जो सबसे पहला टॉपिक ट्रांजैक्शन था, उसे हमने समझा। भाई ट्रांजैक्शन होगी तो लेन देन करेंगे, और लेन देन कहाँ करेंगे? तो लेन देन हम लोग जर्नल में करेंगे। सबसे पहले जर्नल में लेन देन करेंगे, लेकिन जर्नल में लेन देन करने के लिए हमें रूल्स और रेगुलेशन की रिक्वायरमेंट होगी। तो चलिए हम लोग दो तरीके की रूल्स को पढ़ेंगे। पहला ओल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट पे, आई मीन ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन पे, और दूसरा जो हम कल बात करे थे आप लोगों से मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट पे। इन दोनों पे हम रूल्स डिस्कस करेंगे। आइए हम लोग थोड़ा रूल्स देखते हैं। थोड़ा देखिए इधर, अकाउंटिंग रूल्स, या इसी को हम लोग बोलते हैं अकाउंटिंग रूल्स, या इसी को बोला जाता है गोल्डन रूल्स। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंस है। गोल्डन रूल्स या अकाउंटिंग रूल्स। अभी हम बात करेंगे ट्रेडिशनल टाइप्स ऑफ अकाउंट पे, मतलब कि जो पारंपरिक अकाउंट की प्रकार था उस पे। तो हमारी जो पारंपरिक अकाउंट का प्रकार था वो था पर्सनल, रियल और नॉमिनल। इसी तीनों पर हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए अपने पास ये तीन अकाउंट है। पहला पर्सनल अकाउंट, दूसरा रियल अकाउंट, तीसरा नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में हमने बताया था कि भाई किसी व्यक्ति, स्थान या फर्म से संबंधित होगा। अगर उसका खाता होगा तो वहाँ ध्यान देने वाली बात ये होगी कि डेबिट द रिसीवर, वहाँ हम डेबिट किसे करेंगे और क्रेडिट किसे करेंगे, वहाँ पे नियम आएगी, रूल्स डेबिट द रिसीवर। समझिए मैंने क्या कहा? रूल्स आएगी डेबिट द रिसीवर। डेबिट द रिसीवर मतलब पाने वाला डेबिट, याद रखिएगा। हम लोग डबल एंट्री सिस्टम से पढ़ रहे हैं, और डबल एंट्री सिस्टम में दो पक्ष हमने बात करी थी, एक डेबिट पक्ष और दूसरा क्रेडिट पक्ष। एक ट्रांजैक्शन में सदैव दो खाते खुलेंगे, और एक डेबिट होगा, दूसरा क्रेडिट होगा। तो वही बात मैंने करा कि भाई डेबिट, अगर वो खाता पर्सनल अकाउंट का है तो वो खाता, कौन खाता डेबिट होगा और कब, या कौन खाता क्रेडिट होगा, उस पर बात करेंगे। तो जो बंदा पाएगा कोई भी चीज को, उसे हम लोग डेबिट करेंगे। मतलब सर पाएगा? हाँ, जैसे मान लीजिए कि आप माल बेचते हैं मोहन को, तो मोहन एट अ टाइम, और आप अपने बुक में एंट्री कर रहे हैं, तो मोहन उस माल को पाने वाला है। मोहन उस माल को पाने वाला है और आप माल दे रहे हैं, ठीक है? तो आपके लिए पाने वाला कौन हो गया भाई? मोहन। तो मोहन को आप डेबिट करेंगे, ठीक है? पाने वाला डेबिट। दैट्स क्लियर। आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्रेडिट द गिवर। क्रेडिट द गिवर मतलब देने वाला क्रेडिट। इसको समझिए। जैसे आपको किसी व्यक्ति से पैसा प्राप्त होता है, तो समझिए जिससे आपको पैसा मिला तो वहां से प्राप्त हुआ, मिला ना, तो वो बंदा, सामने वाला बंदा जिसका नाम आप लिखेंगे अकाउंट में, वो एट अ टाइम, इस समय वो आपको देने वाला है। क्या है? देने वाला। इसलिए देने वाला क्रेडिट होगा, अर्थात आप उसके नाम के खाता को क्रेडिट में लिखेंगे। किस में लिखेंगे? क्रेडिट में। चलिए, ये हो गया अपनी पर्सनल अकाउंट के नियम। दूसरा नियम है अपना रियल अकाउंट। कौन सा नियम है? रियल अकाउंट। देखिए रियल अकाउंट का पहला नियम होता है डेबिट द कम इन।
मतलब हम सब जानते हैं कि रियल अकाउंट संपत्ति से संबंधित होता है ना, इतना तो पता है हमें। तो रियल अकाउंट संपत्ति से संबंधित होता है। इसमें नियम कहता है डेबिट द कमिंग, मतलब ये आने वाली संपत्ति, अर्थात वह संपत्ति जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में आ रही है। जैसे आपने मशीन खरीद ली, आया, आपने बिल्डिंग खरीद ली, आया, आपने फर्नीचर खरीद ली, आया, आपने लैंड खरीद ली, आया, आपके पास कैश आया, है ना। तो ये संपत्ति तो है और आ रहा है बिजनेस में, आ रहा है ना बिजनेस में, तो उस समय वो कहलाएगा आने वाला, मतलब डेबिट द कम इन, मतलब आने वाला या वाली संपत्ति, आने वाली संपत्ति डेबिट। कहाँ आने वाली भाई, कहाँ आने वाली, तो बिजनेस में आने वाली। कहाँ आने वाली, बिजनेस में आने वाली को, संपत्ति को हम लोग क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। ठीक है। दूसरा नियम, क्रेडिट द गोज आउट, गोज आउट मतलब क्या, तो मतलब ये जाने वाली संपत्ति, संपत्ति क्रेडिट। सर ये क्या कह दिए, क्या जाने वाली संपत्ति, संपत्ति भी जाती है, बिल्कुल जाती है बेटा। कैश से बड़ा कोई संपत्ति नहीं है, क्या है, नहीं है। तो आप माल अगर खरीदते हैं तो कैश तो आपके जेब से चला जाता है, तो भाई कैश गया तो उस समय कैश को आप क्रेडिट करेंगे कि नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे। और यह नियम भी है कि भाई कैश हमारी संपत्ति और कैश अपने जेब से निकल कर गया तो क्रेडिट होगा। क्यों हुआ भाई क्रेडिट, तो हमने स्टार्टिंग टाइम में आपको बताया था कि सामान्यतः क्रेडिट को माइनस बोलते हैं और डेबिट को प्लस बोलते हैं। और यहाँ देखिए कैश आपके जेब से घट रहा है, अर्थात माइनस हो रही है, जा रहा है मतलब माइनस हो रही है, इसलिए आपको ये नियम लागू होगा वहाँ और आपको कैश को इस नियम के रिगार्डिंग क्रेडिट करना होगा। दैट्स क्लियर, देख लीजिए एक बार अच्छे से। चलिए तीसरा नियम है अपना नॉमिनल अकाउंट का, ये है एक्सपेंसेज या लॉस डेबिट। एक्सपेंसेज या लॉस डेबिट मतलब खर्चा या हानि डेबिट। मैंने बताया ही था भाई खर्चा किसे कहते हैं या हानि किसे कहते हैं, इस पर हमने बात करी है। मैंने बात करी है कि खर्चा वह धन है जिसको दे देने के बाद मुझे बाद में फ़ायदा नहीं मिलने वाला है, फ़ायदा मिल चुका होगा जिसके बदले हम उसको पेमेंट दे रहे होंगे। ठीक है, जैसे सैलरी, कल बताया था कि आपकी वर्कर्स 1 महीने काम करती है, उसके बाद आप उसको पैसे देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपने पैसा दिया है वह प्रीवियस काम के लिए दिया है, अगले काम के नहीं दिया है। और तो और उस पैसा से अब आपको आगे फ़ायदा नहीं होने वाला है, हो चुका होगा। ठीक है, तो वैसे पैसा या धन जो गया है परंतु उससे भविष्य में कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है तो वह खर्चा कहलाता है, या इसको हम लोग लॉस भी कहते हैं। तो उसी को हम लोग कहेंगे नॉमिनल अकाउंट। और नॉमिनल अकाउंट का नियम है भाई एक्सपेंसेज या लॉस डेबिट। ठीक वैसा ही उसका उल्टा इनकम और क्रेडिट, इनकम और प्रॉफिट क्रेडिट, इनकम और प्रॉफिट क्रेडिट मतलब इनकम और प्रॉफिट क्रेडिट। दैट मीन्स लाभ, आमदनी और लाभ, सॉरी आमदनी मतलब इनकम और प्रॉफिट मतलब लाभ, क्रेडिट। यह है अपनी नियम, देख लीजिए। जैसे सेल करे तो भाई इनकम, तो सेल्स अकाउंट को इनकम अकाउंट बोलेंगे और उसे क्रेडिट करेंगे। चलिए इसे देखिए और एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए अब हम लोग मॉडर्न क्लासिफिकेशन के अनुसार देखते हैं कि भाई रूल्स क्या होती है। ठीक है, ओके।
क्लियर? चलिए देखते हैं। मॉडर्न क्लासिफिकेशन में अपना जो अकाउंट था, मैंने कहा था दो नेचर में बटी होती है, दो तरीके की नेचर होती है। अकाउंट्स 5 होते हैं। मैंने बताया था आपको कि मॉडर्न क्लासिफिकेशन में 5 अकाउंट्स, लेकिन 2 ही नेचर। कैसा? देखिए, एक डेबिट नेचर, दूसरा क्रेडिट नेचर। डेबिट नेचर में सामान्यतः 2 अकाउंट, असेट्स अकाउंट और एक्सपेंसेज और लॉस अकाउंट। मतलब एक ये अकाउंट, दूसरा ये अकाउंट। क्रेडिट नेचर में 3 अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, लायबिलिटी अकाउंट, इनकम अकाउंट। मैंने बात करा था इस पे। अब देखिए, समझिए, मैंने कहा था आपको कि भाई डेबिट को सामान्यतः प्लस किया जाता है और क्रेडिट को सामान्यतः माइनस। तो प्लस को बढ़ाने के लिए हमें प्लस करना पड़ेगा, अर्थात डेबिट को बढ़ाने के लिए हमें डेबिट करना पड़ेगा। ठीक वैसा ही उल्टा नियम कि भाई क्रेडिट को बढ़ाने के लिए क्या, तो क्रेडिट ही करना पड़ेगा ना, क्योंकि क्रेडिट को सामान्यतः माइनस कहा जाता है। तो भाई माइनस को अगर आपको बढ़ाना है तो क्या कहेंगे हम लोग? माइनस ही तो करेंगे। माइनस को बढ़ाने के लिए माइनस करेंगे। तो चलिए वही बात है कि यदि डेबिट नेचर के अकाउंट में यदि इंक्रीज होती है, क्या होती है? इंक्रीज करती है। जब डेबिट नेचर के अकाउंट अर्थात असेट्स या एक्सपेंसेज बढ़ती है तो उसको हम लोग डेबिट करेंगे। क्या करेंगे? डेबिट। तो नियम इसका पहला, इंक्रीजिंग डेबिट, इंक्रीजिंग डेबिट मतलब क्या भाई? तो देखो, मतलब ये कि बढ़ोतरी, क्या? बढ़ोतरी को डेबिट करेंगे। डेबिट, बढ़ोतरी को डेबिट। मतलब यदि मशीन है, खरीद के लाए, मशीन बढ़ा तो मशीन को डेबिट। सैलरी दिए थे 5,000, फिर सैलरी दिए तो सैलरी का खर्चा तो बढ़ा ना अपना भाई। 5,000 दिए थे, फिर 5,000 दे दिए तो 10,000 हो गया ना भाई। तो सैलरी अकाउंट बढ़ जाएगी ना अमाउंट से। तो इंक्रीज करा सैलरी, तो उस समय सैलरी को हम लोग डेबिट ही करेंगे। ओके। दूसरी तरफ यदि हमारा डेबिट नेचर के अकाउंट घटा, क्या हुआ? घटा, डिक्रीज करा। क्या करा? डिक्रीज करा, घटा, तो उसे हम लोग क्रेडिट करेंगे। क्या करेंगे? क्रेडिट। देखिए दूसरा नियम, डिक्रीजिंग क्रेडिट। डिक्रीजिंग क्रेडिट मतलब कमी को क्रेडिट, मतलब ये जैसे आपका कैश संपत्ति है तो संपत्ति डेबिट नेचर का, असेट्स डेबिट नेचर का, और डेबिट नेचर में कैश अगर आपका गया जेब से माल खरीद लिए कहीं तो कैश तो गया ना भाई, और कैश गया तो कैश हमारी संपत्ति, और संपत्ति डेबिट नेचर का होता है और यह घट रहा है। क्या हो रहा है? कैश जेब से निकल कर जा रही है तो घट रहा है, और घट रहा है तो वह क्या होगी? घटा। तो भाई डिक्रीज करा, और डिक्रीज करा तो उसे हम क्रेडिट करेंगे, अर्थात उस समय कैश क्रेडिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, कैपिटल, लायबिलिटी और इनकम, ये 3 अकाउंट, और ये तीनों अकाउंट कैपिटल, लायबिलिटी और इनकम, ये 3 अकाउंट और ये तीनों अकाउंट क्रेडिट नेचर का होता है। किस नेचर का होता है? क्रेडिट नेचर का। तो भाई इसका नियम थोड़ा अलग। क्यों? क्रेडिट नेचर मतलब माइनस नेचर सामान्यतः,
और माइनस को बढ़ाने के लिए हमें माइनस ही करना पड़ता है, ये बात पता है आपको। माइनस को बढ़ाने के लिए हमें माइनस ही करना पड़ेगा। मतलब अगर 5 रुपये की कर्ज है मेरे ऊपर तो भाई मैं 5 रुपये माइनस में हूँ, और 5 रुपये की कर्ज और ले ली तो मतलब मैं टोटल कर्ज कितना में हो गया, 10 रुपये की, पर साइन अभी भी माइनस की ही लगेगी। तो ठीक ऐसा ही है भाई नियम यहाँ पे कि यदि क्रेडिट साइड में कुछ बढ़ता है, क्या होता है, इंक्रीज करेगा, तो उसे क्रेडिट ही करेंगे। क्या करेंगे, हाँ बिल्कुल सही। इसका नियम पहला, इंक्रीज अर्थात इंक्रीज या इंक्रीजिंग क्रेडिट, इंक्रीजिंग क्रेडिट मतलब बढ़ोतरी को, यहाँ बढ़ोतरी को क्रेडिट किया जाएगा, क्रेडिट किया जाएगा, बढ़ोतरी को क्रेडिट किया जाएगा। ठीक है। दूसरी बात, अब मान लो भाई 5 रुपये मैं कर्ज में था, क्या था, 5 रुपये कर्ज में था और उसको 3 रुपया सधा दी, क्या कर दी, मतलब दे दी। अब बताइए, जब दे दी तो सध गया, और सध गया तो प्लस हुआ, मतलब डिक्रीज करा हमारी कर्ज। क्यों डिक्रीज करा भाई, 5 रुपया हमारा कर्ज था, मैंने 3 रुपया दे दी, तो अब मेरे ऊपर कर्ज बचा कितना, 2 ही रुपया ना। तो जब दे दी इसका मतलब कर्ज घट गया, और यहाँ पर जब कर्ज घटेगा तो हमें उल्टा डेबिट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा, क्योंकि पहले से माइनस में था तो माइनस को घटाने के लिए हमें प्लस करना पड़ता है। अतः क्रेडिट में था और क्रेडिट को घटाने के लिए उसके विपरीत हमें डेबिट करना पड़ेगा। अर्थात इसका दूसरा नियम होता है कि यदि कोई भी लायबिलिटी या कैपिटल या इनकम घटती है, क्या होती है, उसमें कमी आ जाती है, डिक्रीज कर जाता है, अगर वह डिक्रीज करेगा तो वह डेबिट होगा। क्या होगा, डेबिट होगा। मतलब कमी को डेबिट करेंगे। क्या करेंगे, कमी को डेबिट करेंगे। ठीक है। पहली बात, यहाँ असेट्स के लिए इंक्रीज को ऊपर की दिशा, इंक्रीज को एस साइन से दिखाया जाता है, यह इंक्रीज की साइन होती है। यदि बढ़ा तो डेबिट होगा, बढ़ा तो डेबिट, अगर घटा तो क्रेडिट। जैसे अगर ये साइन रहा मतलब बढ़ा तो डेबिट, बढ़ा तो डेबिट, लेकिन अगर ये साइन रहा घटा तो इसे कहेंगे हम लोग क्रेडिट। परंतु उस साइड जो क्रेडिट नेचर वाली है उसमें इस साइड अगर बढ़ा तो क्रेडिट, परंतु यदि हमारी लायबिलिटी घटी तो उसे हम डेबिट करेंगे। क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। चलिए एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये था हमारा रूल्स। क्या था, अब हम लोग रूल्स तो देख लिए भाई, जर्नल का रूल्स ये था, मॉडर्न ओल्ड क्लासिफिकेशन के अनुसार भी, मतलब ओल्ड अकाउंट के अनुसार भी, मॉडर्न अकाउंट के अनुसार भी हम लोगों ने क्या देखा, रूल्स देखा। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं भाई ट्रांजैक्शन, और उनसे अकाउंट कैसे निकालते हैं और जर्नल कैसे बनाते हैं। चलिए आज हम लोग बस थोड़ी बात करेंगे, बस थोड़ी देखते हैं, आप लोगों के ऊपर छोड़ेंगे। माना पहला ट्रांजैक्शन है स्टार्टिंग बिजनेस, स्टार्टिंग बिजनेस विद कैश। क्या है, स्टार्टिंग बिजनेस विद कैश ₹50,000, मतलब नकद से व्यापार प्रारंभ किया। ये हमारी ट्रांजैक्शन। पहली बात बताइए, व्यापार जब प्रारंभ हुआ तो इसका ये मतलब हुआ, समझिए, मालिक का घर, ध्यान दीजिए, और मालिक का ही दुकान। देखिए दुकान
ये जो घर है ये भी मालिक का, और ये दुकान है ये भी मालिक का, मालिक मालिक। ध्यान से समझिए। और जब बिजनेस स्टार्ट हुआ इसका मतलब क्या हुआ कि मालिक ने घर से दुकान में पैसा ले गया होगा। क्या ले गया होगा? पैसा, मतलब रुपया, पैसा या रुपया या किसी भी प्रकार की कोई वस्तु, किसी भी प्रकार की कोई वस्तु, कोई वस्तु मालिक घर से दुकान को दिया होगा। मालिक घर से दुकान को दिया। तो याद रखिएगा बेटा मेरी बात इसको, कि यदि एक मालिक द्वारा अपने घर से दुकान में एक सुई तक भी ले जाया जाए तो उस अमाउंट को, उस चीज को हम लोग क्या कहेंगे? कैपिटल कहेंगे। क्या कहेंगे? कैपिटल। और उसे कैपिटल अकाउंट के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? कैपिटल अकाउंट के नाम से जानते हैं। पहली बात। दूसरी बात, यहां मालिक ने दुकान में कैश ले गया है। क्या ले गया है? देखिए यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखिए अच्छे से, कैश ले गया है। तो अब हम तो भाई बैठे, हम तो है अकाउंटेंट, और घर का तो अकाउंटेंट है नहीं, हम अकाउंटेंट है दुकान का। किसका? दुकान का। ठीक है। तो अब क्या, पहले थोड़ी कॉमन सेंस लगाइए भाई, कि भाई दुकान में क्या हुआ होगा। देखो दुकान में एक तरफ कैश आया होगा, कैश आया है, आया है। दूसरा भाई मैंने क्या कहा कि कैश घर से आया है। कहाँ से आया है? घर से आया है दुकान के लिए। तो मैंने क्या कहा, घर से यदि सुई तक भी आए तो वह कैपिटल होगा। तो इसने कुछ लिखा है, कुछ दूसरा अकाउंट, लेकिन फिर भी एक दूसरा अकाउंट खुलेगा जिसका नाम होगा कैपिटल अकाउंट। क्या होगा? कैपिटल अकाउंट। ये कैश आया है तो कैश अकाउंट, दूसरा कैपिटल अकाउंट खुलेगा। पहली बात। दूसरी बात, हम जानते हैं हम लोग डबल एंट्री सिस्टम पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? डबल एंट्री सिस्टम। अर्थात इसमें एक पक्ष डेबिट और दूसरी पक्ष क्रेडिट होगा। ये तय है, एक पक्ष डेबिट और दूसरी पक्ष क्रेडिट होगा। तो भाई कौन सी पक्ष को डेबिट करूं और किसे हम क्रेडिट करूं और कैसे लिखूं, ये जानते हैं। पहली बात देखिए, दुकान में कैश आया है, कैश आया है ना? तो भाई कैश कौन सा अकाउंट है? कैश कौन सा अकाउंट है? तो कैश है संपत्ति अकाउंट, अर्थात असेट्स अकाउंट, क्योंकि कैश से बड़ा कोई संपत्ति नहीं दुनिया में। और संपत्ति है तो भाई ये कौन सा अकाउंट के अंतर्गत आता है? तो रियल अकाउंट के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? रियल अकाउंट के अंतर्गत। और रियल अकाउंट का नियम क्या है भाई? अभी अभी हम लोग पीछे पढ़े हैं कि रियल अकाउंट का नियम है कि भाई आने वाला डेबिट, डेबिट द कम इन, आने वाला डेबिट, डेबिट द कम इन। तो बताइए क्या हो जाएगा? कैश हो जाएगा डेबिट, और डेबिट को डी आर से सामान्य तो शॉर्टकट में हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है। दूसरी तरफ भाई देने वाला कोई है, मालिक है। ध्यान से समझिए, देने वाला कौन है? कोई है, लेकिन यहाँ पर मालिक है। कौन है? मालिक है। तो याद कीजिए, मालिक नाम होगा कोई ना कोई। क्या होगा? नाम होगा। और जब नाम होगा तो नाम होता है भाई पर्सनल अकाउंट में। किसमें? पर्सनल अकाउंट में होता है ना नाम। नाम को हम लोग पर्सनल अकाउंट में पढ़ते हैं। ठीक है। और पर्सनल अकाउंट का नियम क्या है? अभी पढ़े हैं, देने वाला क्रेडिट, देने वाला क्रेडिट। ठीक है। लेकिन भाई ठीक है, देने वाला क्रेडिट, देने वाला तो मालिक है। तो भाई मालिक के नाम क्रेडिट काहे नहीं करे आप? कैपिटल क्यों लिख रहे हैं भाई? इसलिए आप लिख रहे हैं क्योंकि आप मालिक का ही दुकान है और घर भी मालिक का, और आप भी मालिक का ही नौकर है भाई। अब तो मालिक का ही नौकर है तो मालिक का ही नाम लिखिएगा मालिक के अकाउंट में, नहीं तो ये कहिएगा कि मालिक ने पूंजी लगाई है। तो मालिक के नाम के बदले हमने पूंजी अर्थात कैपिटल अकाउंट लिखा है। तो मान लेंगे भाई कैपिटल क्या है? तो देने वाला, और देने वाला जो है उसका नियम क्या कहता है? देने वाला क्रेडिट। तो इसी प्रकार से इसको हम लोग करेंगे
क्रेडिट, क्रेडिट क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। ये था भाई सामान्य चीज़ें कि भाई कोई भी ट्रांजैक्शन हो उसमें से दो अकाउंट छांटिए, पहले कौन डेबिट होगा और कौन क्रेडिट होगा अनुमान उसमें से निकालिए। पहले तो दो अकाउंट निकालिए, फिर कौन डेबिट और कौन क्रेडिट यह दिमाग में बैठाइए, लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, पहले दिमाग में बैठाइए कि ये डेबिट है और ये क्रेडिट है। उसके बाद जर्नल का नियम मैं बता रहा हूँ अभी, जिसके रिगार्डिंग आपको लिखना है विथ फॉर्मेट, बिल्कुल फॉर्मेट के साथ लिखना है। ओके, चलिए देखिए, जैसे एक और उदाहरण देख लीजिए, उदाहरण नंबर 2, जैसे परचेज गुड्स, परचेज गुड्स, मैंने क्या कहा, परचेज गुड्स। अब समस्या है, मैंने कहा परचेज गुड्स ₹50,000 है ना, परचेज गुड्स ₹50,000। तो इसमें तो भाई परचेज एगो दिख रहा है कि भाई माल खरीद रहे हैं, तो एगो तो भाई परचेज अकाउंट खुल जाएगा, परचेज अकाउंट खुल गया कि भाई माल खरीदे। तो माल आया तो भाई बताए थे पहले ही भाई आने वाला माल को हम लोग परचेज करते हैं और परचेज को अकाउंट में परचेज अकाउंट के नाम से लिखते हैं, तो एक तो खुल गया। लेकिन इसमें ₹50,000 सीधे लिख दिया, नगद में खरीदे कि उधार में खरीदे, ऐसा कुछ बताया नहीं। लेकिन कॉमन सेंस लगाइए, यहाँ एक चीज़ दिया है, ये जो रुपया है वह कैश को डिनोट कर रहा है। किसको डिनोट कर रहा है भाई, आप ही को कोई कहेगा कि 10,000 के मोबाइल खरीद लिया, 10,000 के मोबाइल हम खरीदे हैं, तो कॉमन सेंस लगाओ, 10,000 के मोबाइल खरीद लिया तो वो जो 10,000 का मोबाइल है क्या फ्री में दे दिया होगा, मोबाइल आपने लिया होगा और कैशवा दिया होगा ना। अगर उधार रहता तो तुम लोग कहते कि भाई ना फाइनेंस करवा लिया, ये करवा लिया, वो करवा लिया, है ना। लेकिन यहाँ एक कह दिया कि माल खरीदे। देखिए यहाँ पर दो अकाउंट खुला, एक परचेज अकाउंट आ गया निकल करके ट्रांजैक्शन से, इसी ट्रांजैक्शन से दो अकाउंट निकला, एक परचेज अकाउंट और दूसरा कैश अकाउंट। क्या निकल गया, कैश अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ परचेज में देखिए अब आ रहा होगा बिजनेस के अंदर में माल आ रहा होगा, तो भाई आने वाले चीज़ को इसे भी, अब परचेज हमारा एक्सपेंसेज भी होता है ना, खर्च हो गया तो डेबिट, ये हो जाएगा डेबिट। और कैश जो कि घट रहा है हमारा, और कैश हमारी संपत्ति है, और संपत्ति जब घटती है डिक्रीज करती है तो उसे हम लोग क्रेडिट करते हैं, तो ये हो जाएगा क्रेडिट, ये हो जाएगा क्रेडिट। ये है आपकी कुछ एग्जाम्पल्स। फिर देखिए, एक मिनट बेटा टाइम, अब हम लोग देखते हैं कि भाई ठीक है आप तो कह दिए, कुछ ट्रांजैक्शन देख लेते हैं पहले हम लोग, उसके बाद बात करते हैं। चलिए मैं कहूँ परचेज या सेल, दोनों में से कोई बात, सेल्स ऑफ गुड्स ₹10,000, अर्थात माल खरीदे या बेचे 10,000 का। क्या इसने लिखा कि नगद में बेचा या उधार में, कुछ नहीं लिखा, सीधा लिखा कि माल बेचे या माल खरीदे 10,000 के। तो अगर ऐसा रहे तो हमेशा मानना है कि ये चीज़ें कैश में हुई है। किस में हुई है, कैश में। या तो परचेज करो या सेल करो, क्या गया है, कैश या तो आया होगा या कैश गया होगा। जब तुम खरीदोगे माल तो कैश जाएगी, जब तुम बेचोगे माल तो कैश आएगी। पहली बात, अगर ऐसा ट्रांजैक्शन रहे तो इसमें दो अकाउंट खुलेंगे, क्या क्या, तो या तो या परचेज कर रहे हो तो परचेज अकाउंट खुल जाएंगे, और पैसवा एगो पैसा अकाउंट, एक कौन सा अकाउंट खुल जाएगा, तो भाई ये रुपया अकाउंट खुल जाएगा, मतलब कैश अकाउंट। रुपया को हम लोग क्या कहते हैं, कैश कहते हैं, ठीक है। तो देखिए परचेज अगर किया तो मलवा आया तो डेबिट, और कैशवा घट गया तो क्रेडिट, कैशवा घट गया तो क्रेडिट। लेकिन दूसरी तरफ यदि आप बेच रहे होंगे तो सेल्स अकाउंट खुलेगा। क्या खुलेगा, क्योंकि बेचा हुआ माल को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, सेल बोलते हैं, और कैश अकाउंट खुलेगा। क्या खुलेगा, दूसरा खुलेगा कैश अकाउंट, पुनः कैश अकाउंट खुलेगा। लेकिन यहाँ पर देखिए जब माल बेचोगे आप तो पैसा आएगी, क्या होगी, पैसा आएगी, तो भैया आएगी, और पैसा क्या है, संपत्ति है, तो पैसा आएगी, संपत्ति बढ़ेगी अर्थात इंक्रीज करेगी, तो इंक्रीज करेगी तो हम लोग
डेबिट करेंगे, अर्थात यहाँ पर कैश क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। और सेल करेंगे तब मलबा अपना घटेगा, मलबा अपना घटेगा मतलब कमी आएगी माल में, तो वहाँ पर हम लोग सेल को क्रेडिट करेंगे। क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट उदाहरण, जैसे कह दिया परचेज गुड्स फ्रॉम रतन, रतन ₹20,000, या कह देगा भाई रतन हो ही तो गया परचेज, और यह भी कह सकता है सोल्ड गुड्स टू रमेश ₹30,000। ध्यान से समझिए, यहाँ पर देखिए दोनों ट्रांजेक्शन, ये परचेज की है और ये सेल की, लेकिन समस्या है, गौर से देखिए इसमें समस्या क्या है। इसने कहा है परचेज गुड्स फ्रॉम रतन, रतन से माल खरीदे, तो भाई एक माल खरीदे हैं तो भाई एक अकाउंट तो भाई परचेज खुल जाएगा। या सोल्ड गुड्स टू रमेश, देखिए यहाँ ध्यान से, रमेश को माल बेचे, रमेश को माल बेचे, तो भाई बेचे है तो एक अकाउंट तो भाई सोल्ड का मतलब सेल्स का खुल जाएगा, एक परचेज एक सेल, यहाँ पे परचेज और यहाँ पे सेल खुल जाएगा, परचेज अकाउंट और यहाँ पे सेल्स अकाउंट। लेकिन भैया इसने क्या नगद खरीदा है, उधार खरीदा है? क्या उसने लिखा है कि नगद खरीदे हैं? क्या उसने लिखा है कि उधार खरीदे हैं? कुछ नहीं लिखा, सीधा लिखा परचेज गुड्स फ्रॉम रतन और सेल गुड्स टू रमेश। लेकिन इस बात को याद रखिए, जब पार्टी का नाम दिया हो, जब पार्टी का नाम दिया हो और आगे कुछ ना कहा गया हो तो मान लेना चाहिए उधार हुआ है। क्या हुआ है? उधार हुआ है। और जब उधार होगा तो यहाँ आपको याद रखने की जरूरी है होगा, क्योंकि आप जब पैसा मांगने जाओगे या किसी से आपने माल खरीदा है तो उसको पैसा देने जाओगे तो भाई किससे मांगोगे और किसको दोगे? तो यहाँ पर देखना ध्यान है कि जब परचेज गुड्स फ्रॉम रतन अर्थात किसी पार्टी से परचेज की बात कर रहा हो उस समय क्या करनी है, तो वहाँ पे खोलेंगे कि भाई परचेज अकाउंट एक खुलेगा, एक पार्टी का अकाउंट खुल जाएगा, मतलब रतन अकाउंट। क्या खुल जाएगा? रतन अकाउंट। यहाँ देखिए सोल्ड किए तो एक सेल्स अकाउंट खुलेगा, एक पार्टी का नाम खुल जाएगा रमेश अकाउंट। क्या खुल जाएगा? रमेश अकाउंट। तो देखिए परचेज किए तो माल आया तो परचेज डेबिट, ठीक है, और रतन बंदा देने वाला है, रतन बंदा देने वाला है तो देने वाला को क्रेडिट करते हैं हम लोग, देने वाला को क्रेडिट। तो क्या हो गया भाई? परचेज डेबिट, रतन क्रेडिट। ठीक वैसे ही सेल में कि सेल किए तो माल गया तो गया तो माल अर्थात सेल्स क्रेडिट, और रमेश पाने वाला है, यहाँ रतन कौन है, सॉरी रमेश कौन है? पाने वाला, तो रमेश हो जाएगा डेबिट, रमेश हो जाएगा डेबिट। हो गया एक उदाहरण। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कुछ अलग उदाहरण। मान लीजिए मैंने कह दिया परचेज फ्रॉम रतन इन कैश। देखिए यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल है, ये भी देखिए एग्जाम्पल है, परचेज फ्रॉम रतन इन कैश। देखिए ध्यान से, मैंने परचेज किया है, रतन से किया है, लेकिन कैश में, किसमें? नगद में किया है। तो भाई परचेज किया तो परचेज अकाउंट खुला, एक परचेज अकाउंट खुला, लेकिन क्या रतन को याद रखे? बिल्कुल नहीं। किससे खरीदे क्यों याद रखना भाई? क्योंकि मेरा पैसा तो चला गया ना, हम पैसा तो दे चुके हैं, तो दूसरा खाता खुल जाएगा कैश का। किसका? कैश का। तो भाई परचेज किए तो परचेज डेबिट और कैश क्रेडिट, परचेज किए तो परचेज डेबिट और कैश क्रेडिट। उसी तरह की एग्जाम्पल। तीसरा एग्जाम्पल कि मान लीजिए आपको आपने परचेज, या लिख देता हूं सेल, सेल फ्रॉम मदन ऑन क्रेडिट। देख बेटा मैंने लिखा ऑन क्रेडिट, उधार, उधार। मदन को माल बेचा उधार में, किसमें? लिख दिया। जब लिख दिया उधार तो भाई मदन को उधार बेचे, तो भाई मदन को याद रखना जरूरी है, क्योंकि उससे पैसा लेंगे तो एक अकाउंट खुलेगा यहाँ सेल का, क्योंकि माल गया तो सेल्स अकाउंट, और दूसरा अकाउंट खुल जाएगा यहाँ
मदन का, किसका, मदन का, तो मदन अकाउंट। और ध्यानपूर्वक मदन पाने वाला है माल को, अभी पा रहा होगा तो ये डेबिट, और हमारा सेल मतलब गुड्स जा रहा होगा तो भाई गया तो क्रेडिट। तो इस तरीके से उदाहरण है। हम लोग हमेशा याद रखिए, आप क्या करें, आप SK सिंह जी का 11th का बुक लीजिए। अगर आप हिंदी में हैं तो हिंदी में, इंग्लिश में है तो इंग्लिश में। वहाँ चैप्टर नंबर 10 जर्नल की जो टॉपिक्स होंगे, वहाँ ट्रांजैक्शन गिवन है और कह रहा है जर्नल बनाइए। तो पहले आपको जर्नल नहीं बनानी है, पहले तो आप किसी रफ में ये ट्रांजैक्शन जो दिखा है, जैसे परचेज फ्रॉम रतन, उसका 2 अकाउंट खोलने की कोशिश कीजिए, 1-2 क्वेश्चन में प्रैक्टिस कीजिए। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो में हम जर्नल के फॉर्मेट और जर्नल पर कैसे सेट करते हैं उसको हम दर्शाएंगे आपको। ये देख लीजिए पहले पूरी प्रोसेस। आपको एक ट्रांजैक्शन से 2 अकाउंट निकालने हैं और उस 2 अकाउंट में कौन डेबिट होगा और कौन क्रेडिट होगा, ये रफ में करने हैं आपको, ठीक है। SK सिंह जी का बुक लेना है अकाउंट का। आप हिंदी में है तो हिंदी में ले लीजिए, इंग्लिश में है तो इंग्लिश में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चलिए आज के लिए काफ़ी है। सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। आपका राम। थैंक यू।